हेलो एवरीवन, दिस इज अमन शर्मा। वेलकम यू टू ऑल ऑन इसको शाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, और जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज वो है सेक्युलरिज्म। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज चैप्टर का नाम है वही हमारा टॉपिक भी होने वाला है। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म की नीड क्या है, और आखिर सेक्युलरिज्म इंडिया में कैसे अप्लाई होता है, या फिर हम कह देते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स जो है हम आज इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा है बच्चों कि सेक्युलरिज्म जो होता है, सेक्युलरिज्म क्यों लाया गया है, सेक्युलरिज्म लाया गया है डिस्क्रिमिनेशन के कारण। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो चलो डिस्क्रिमिनेशन को एक बार समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जब होता है जब किसी ए पर्सन को बी पर्सन के कंपैरिजन में कम प्रिविलेज दिए जाते हैं, कम उसे क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इसको एक एग्जांपल के अंदर भी हम देख सकते हैं, जैसा कि आपकी क्लास के अंदर टॉफीज, मतलब किसी बच्चे का बर्थडे था और आपको सबको क्या मिल रही थी, टॉफीज मिल रही थी, चॉकलेट्स मिल रही थी। अब ऐसे में क्या होता है ना, सभी को चॉकलेट्स दे दी जाती है पर आपको चॉकलेट नहीं दी जाती है। अब क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि वह जो बी पर्सन था ना, वो बी पर्सन जो है उसकी आपसे फ्रेंडशिप नहीं थी, जिसके कारण उसने आपको चॉकलेट नहीं दी। अब बात आती है कि क्लास में सभी को चॉकलेट दी इस बी पर्सन ने, पर आपको चॉकलेट इन्होंने नहीं दी। तो यह आपके लिए क्या हो चुका है, यह आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है। पूरी क्लास को एक माना गया पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया, मतलब आपको अलग समझा गया। यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो यह तो था एक एग्जाम्पल। अब बात आती है सेक्युलरिज्म की, जो हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। तो सेक्युलरिज्म यह कहता है कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, या फिर हम कह देते हैं स्टेट कभी भी क्या नहीं करेगा, किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी एक रिलीजन को वो कभी भी फेवर नहीं करेगा। अब ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, स्टेट के सामने कई सारे उसे रिलीजन्स को क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। अब ऐसे में कई सारे रिलीजन्स हमारे सामने आ जाए और स्टेट जो है उन सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करे, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। तो कहीं ना कहीं इजी लैंग्वेज में हमें समझ में आ चुका है कि सेक्युलरिज्म क्या है। अब हम है ना इसको थोड़ा है ना डिफाइन करते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं। मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी either persecute or discriminate against members of other religious community। कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक मेंबर, मतलब एक कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी से पर्सुकेट करने से या फिर उसे डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है। अब बात आती है सर कि एक कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को आखिर क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगी, आखिर क्यों उसको वो पर्सिक्यूट करेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ये कम्युनिटीज होती है ना, इन कम्युनिटीज के अंदर कुछ अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ अलग अलग इनमें डिफरेंट है ना काइंड्स ऑफ है ना मेथड्स फॉलो किए जाते हैं अपने रिलीजियस, एक होता है ना मेथड्स को यूज करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह रिलीजियस कम्युनिटीज जो होती है वो अपने आप को अलग समझना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसमें यह फीलिंग आ जाती है कि हमारा जो रिलीजन है वो क्या है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है उस दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं यह जो फीलिंग आई ना कि हमारी जो है वो क्या है, सुपीरियरिटी है, यही कहीं ना कहीं वजह होती है डिस्क्रिमिनेशन की। और यह जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, सोसाइटी की जो अदर रिलीजन्स है, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनको क्या कर देता है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर देता है। तो चलो ये भी डेफिनेशन कवर हो चुकी है। डेफिनेशन में हमें यह दिख गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म यही कह रहा है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में हमें इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। पर अब बात आती है कि सर आखिर इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों रखा है, और क्यों हर एक डेमोक्रेसी के लिए सेक्युलरिज्म जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब जैसा कि हमने देखा है
भले ही हमारा डेमोक्रेसी हो, भले ही हमारी हिस्ट्री हो, भले ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, भले ही हमारी जुडिशरी भी क्यों ना हो, सारे के सारे हमारे पास एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, रिलाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी पीछे मतलब हमारी हिस्ट्री, हमारे अतीत में हुई हुई गलतियां जो हैं वो कहीं वापस से रिपीट ना हो जाए, उन्हें रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐड कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं मैंने ये कहा कि अतीत में मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री में यह चीजें हुई होगी, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए होंगे जिसके कारण सोसाइटी को यह लगने लग गया कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए जिससे सोसाइटी के अंदर सभी रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो अपने आप को इक्वल महसूस करे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि आखिर हिस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसके कारण हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ज्यूज का। अब जो ज्यूज है ना बच्चों, ज्यूज की जो एक है ना बेसिकली सबसे ज्यादा जो हालत खराब हुई थी वो हुई थी हिटलर के टाइम पीरियड के अंदर। जैसा कि हम यह जानते हैं कि जर्मनी को हिटलर ने क्या किया था, लीड किया था, ओके। और जर्मनी के अंदर हिटलर का एक रूल आने के बाद ही हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड भी देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो नाजी जर्मनी था, नाजी जर्मनी के अंदर जो ज्यूस होते थे उन्हें क्या किया जाता था, परसिक्यूट किया जाता था, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था तो वह भी देख लेते हैं। हिटलर जिस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता था या फिर जो भी जिस रिलीजियस कम्युनिटी में वो विश्वास रखता था, बिलीफ रखता था, वो उसे सुपीरियर समझता था एज कंपेयर अदर रिलीजियस कम्युनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम ज्यूज कह सकते हैं। मतलब उसका यही तो हमारी कम्युनिटी है वो क्या है, वो सुपीरियर है, और जो ज्यूज है वो क्या है, इंफीरियर है। और इंफीरियर होने के कारण ही हमें उन्हें परसिक्यूट कर देना चाहिए, और परसिक्यूट करने के साथ साथ ही हमें उन्हें सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। ये ऐसा हमें जर्मनी में देखने को मिला था। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सर ज्यूज ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्या कभी ज्यूज ने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं मुस्लिम्स का और क्रिश्चियंस का, जो हमें कहां देखने को मिलते हैं, जो हमें इजराइल में देखने को मिलते हैं। इजराइल जो है वो एक ज्यूइश नेशन है, या फिर हम कह देते हैं एक ज्यूइश कंट्री है। मतलब जहां पे जो रूल है ना वो किसका चल रहा है, ज्यूज का चल रहा है। जो ज्यूज है वो किसमें है, जो ज्यूज है वो किसमें है, मेजॉरिटी में हमें देखने को मिलते हैं। अब मेजॉरिटी में तो ज्यूज है, तो उसके अलावा जितनी भी कम्युनिटीज है वो क्या है, माइनॉरिटीज में है। और माइनॉरिटीज होने के कारण ही जो मेजॉरिटी ज्यूज है वो उन्हें क्या करते हैं, वह उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को वहां पे क्या करके रखा जाता है, सप्रेस करके रखा जाता है, उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ताकि वो कभी भी सोसाइटी का एक पार्ट ना बन सके। तो चलो यह तो क्लियर हो ही गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं पास एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसके कारण हमने सेक्युलरिज्म चुना। पर अब बात करते हैं कि सर यह कहां हुआ था, एक तो हुआ था जर्मनी में, एक हमें देखने को मिलता है इजराइल में, तो इंडिया में क्यों आखिर? तो बच्चों हमारे इंडिया के अंदर हमने डेमोक्रेसी को एज एन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है। अब इसके साथ साथ हमारे को यह भी समझना होगा कि जो हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्स नेशन है। डाइवर्स नेशन होने के कारण हमें इसमें कई सारे रिलीजन्स जो है वो एक साथ देखने को मिलते हैं, कई सारे रिलीजन्स एक साथ देखने को मिलते हैं। अब ये जो कई सारे रिलीजन्स है ना, जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले, या फिर हिंदू कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी हो गई, साथ ही साथ अदर कई सारी कम्युनिटीज भी हो गई, और ये सारी साथ आकर क्या बनाती है, यह सारी साथ आके हमारी इंडियन डाइवर्सिटी को बनाती है। तो कहीं ना कहीं यह क्लियर हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर कई सारे रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, और कहीं हमारे यह जो रिलीजन्स है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे मेजॉरिटी रिलीजन है, कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी रिलीजन जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स को क्या ना कर दे, उन्हें सप्रेस ना कर दे, उन्हें सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट ना कर दे। इसके लिए ही क्या लाया गया, इसके लिए ही सेक्युलरिज्म
लाया गया। तो सेक्युलरिज्म क्या करता है, तो अब वह देख लेते हैं। सेक्युलरिज्म सोसाइटी के अंदर सभी रिलीजन्स को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी के हर एक पार्ट को यही चीज को एडमिट करना ही करना होगा कि सोसाइटी की जितने भी रिलीजन है, जितनी भी कम्युनिटीज जो है ना, वो कैसे हैं, वो हमेशा इक्वल ही रहने वाले हैं। अब हम चलो और आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, कई बार ऐसा भी हमें देखना है, जैसे देखा है हमने कि जो ज्यूज है ना, ज्यूज ने क्या किया था, ज्यूज के साथ क्या हुआ था जर्मनी में, हिटलर ने उन्हें क्या कर दिया था, परसिक्यूट कर दिया था। और सेम टू सेम इजराइल में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया गया था ज्यूज के साथ। अब बात की जा रही है सर कि कहीं ना कहीं हिटलर, जिसके हाथ में पावर थी, जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने क्या किया, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट किया और दूसरे रिलीजन को क्या किया, दूसरे रिलीजन को उसने डिस्क्रिमिनेट किया। इजराइल में क्या होता हुआ हमें दिख रहा है कि एक रिलीजन को सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरे रिलीजन को क्या किया जा रहा है, दूसरे रिलीजन को सप्रेस किया जा रहा है। अब ऐसे में हमें कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी के कारण ही हमें यह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली, मतलब यह जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जब और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब जो स्टेट होता है उस स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं यह जो रिलीजन है वो रिलीजन क्या है, हमारे इस स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन है। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट है वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिलीजन को, इस पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसे ज्यादा प्रिविलेजेस हमें देखने को मिलेगी जो वहां का ऑफिशियल रिलीजन है। अब यह बात आती है कि ऑफिशियल रिलीजन जो है, क्या ऐसा कभी कहीं पे हुआ है? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम यह समझ सकेंगे कि हाँ, यह जो डिस्क्रिमिनेशन है ये काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहां पे एक कंट्री जो है, एक स्टेट जो है, किसी एक रिलीजन को क्या बना देती है, एक ऑफिशियल रिलीजन उसे बना देती है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सऊदी अरबिया का। अब सऊदी अरबिया में क्या हुआ, तो देखो सऊदी अरबिया ने यह कह दिया कि जो मुस्लिम है, मतलब जो इस्लाम है ना, इस्लाम क्या है, इस्लाम हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। कहने का मतलब यही है कि हमारी जो मेजॉरिटी जो है वो किसे फॉलो करती है, वह फॉलो करती है इस्लाम को। वह किसे फॉलो करती है, वह फॉलो करती है इस्लाम को। और इस्लाम जो है वह हमारे इस कंट्री का, हमारे इस नेशन का क्या है, हमारे इस कंट्री, इस नेशन का एक ऑफिशियल रिलीजन है, उसको रिकॉग्निशन हमने दे दी है। अब ऐसे में जो अदर रिलीजन है, जैसा कि हम देखते हैं क्रिश्चियंस हो गए, या फिर हम बात करते हैं कुछ अदर रिलीजन्स की, तो वो क्या नहीं कर सकते, जैसे कि हम हिंदुइज्म की ही बात करते हैं, तो हिंदूज क्या नहीं कर सकते, वह अपने टेम्पल्स को, और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने चर्च को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। कहां बिल्ड नहीं कर सकते, वो सऊदी अरबिया में बिल्ड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मतलब कहीं ना कहीं आप अपना जो रिलीजियस, मतलब जो आप अपना रिलीजियस जो आप बता रहे हो ना इंस्टीट्यूशन, उसको आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप साथ ही साथ किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेस में अपने रिलीजन को क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो सऊदी अरबिया ने यह कह दिया है कि हमारा जो इस्लाम है वही क्या है, वही हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। इसके अलावा जो भी रिलीजन हमें देखने को मिल रहे हैं वह रिलीजन अपने आप को हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। एस्टैब्लिश नहीं करने का मतलब ना तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी कंट्री में, और ना ही किसी भी तरीके से वो अपने इंस्टीट्यूशंस को, वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर। अपने कंट्री मतलब अपने सऊदी अरबिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जहां पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी जाती है। तो ऐसे में हमारे लिए यही लाइन आती है कि नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो ऐसे में हम यही समझ सकते हैं कि सोसाइटी का कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो यह स्वीकार करेगा कि हाँ, हम क्या हो सकते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं।
या फिर कोई दूसरा रिलीजन क्या करे, या फिर कोई दूसरा रिलीजन जो है वो हमारी सोसाइटी को डोमिनेट करे। मतलब कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन के लिए यही रहता है कि हमारा जो रिलीजन है ना, अगर वो सुपीरियर नहीं है तो कम से कम उसे क्या दे दी जाए, उसे इक्वालिटी दे दी जाए। और इस इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ही हमें क्या देखने को मिलता है, हमें सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। तो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी सोसाइटी में पूरे के पूरे रिलीजन के लिए होता है। पर अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो देखो बच्चों, इंडिविजुअल अपना रिलीजन जो है उसे प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स दिए हैं जिससे हम हमारे इंडिविजुअल की फ्रीडम को, उसकी प्राइवेसी को, एज वेल एज उसका जो भी एक है ना, उसकी लाइफ जो है उसको क्या कर सके, वो उसे वो प्रोटेक्ट कर सके। अब बात आती है कि सर फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ में आया। अब बात आती है कि सर फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो जर्मनी का जो केस था उसमें हिटलर के अगेंस्ट में कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे जो ज्यूज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते थे। मतलब हिटलर कौन था, हिटलर एक गवर्नमेंट थी, वो वहां के लीडर थे। मतलब जो वहां की स्टेट है उससे प्रोटेक्ट करने की जो पावर है वो वहां पे हमें देखने को नहीं मिल रही थी। अब ऐसे में हमें यह देखने को मिलता है कि जो फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वह इंश्योर करता है कि हमारा जो स्टेट है ना, स्टेट से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, एज वेल एज टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, टायरनी मतलब अत्याचारों से, मेजॉरिटी के अत्याचारों से हम हमारे इंडिविजुअल को, हम हमारी माइनॉरिटी को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो सीन क्लियर हो चुका होगा ना कि कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म तो है किसके लिए, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो है पूरे के पूरे रिलीजन के लिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, कि हाँ हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो कैसे रह सके, वो एक साथ रह सके इक्वालिटी के साथ। पर ऐसे में इंडिविजुअल अपना रिलीजन इजीली क्या कर सके, इजीली प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, पर रिलीजन के लिए जो हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स तो हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे। फंडामेंटल फ्रीडम्स हमें देखने को मिलती है, फंडामेंटल हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, जिसे हम राइट टू एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट टू फ्रीडम कहते हैं, राइट टू लाइफ कहते हैं। कहीं ना कहीं उनसे हटकर हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है कि आपको स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी स्टेट, कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। तो चलो यह तो क्लियर हो ही चुका है। अब हम आगे देखते रहते हैं इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। तो कहीं ना कहीं जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम यह कहता है कि जो एक इंडिविजुअल है बच्चों, वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वह इंडिविजुअल जो है फ्रीली, फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ जो उसे रिलीजन, जो भी उस रिलीजियस बिलीफ को उसे फॉलो करना है वो उसे फॉलो भी कर सकता है। मतलब कोई भी स्टेट, कोई भी कम्युनिटी जो है किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी उसके बिलीफ से, उसके रिलीजन प्रैक्टिसेस से रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं यह तो क्लियर हो ही चुका होगा कि हमारे इंडिविजुअल के प्रोटेक्शंस के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या दिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। इन कीपिंग ऑफ माइंड, मतलब हमें क्या रखना है अपने, हमारे जो है ना माइंड में हमेशा यह रखना है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यह सारी चीजें तो दी ही दी है, पर साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कॉन्सेप्ट लाया है, उसने सेपरेशन का कॉन्सेप्ट लाया है। अब यह जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट होता है वह किस तरीके से अप्लाई होता है, और आखिर ये सेपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों, सेपरेशन क्या होता है,
ठीक है, लेट सपोज ये थी ब्लू पिल, ओके, ये थी रेड पिल, ठीक है, ये तो थी कौन सी ब्लू पिल और ये थी कौन सी हमारी रेड पिल। अब होता क्या है ना, हम कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी 10 पिल्स ले लेते हैं, ओके, 10 तो है कौन सी, 10 तो है ब्लू, 10 तो है कौन सी ब्लू, और 10 ही है कौन सी हमारे पास रेड। अब हम है ना क्या करते हैं, अब हम इसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। कई सारी हो गई यहाँ पे बॉल्स, हमें कई सारी बॉल्स यहाँ देखने को मिल चुकी है। अब कई सारी जो बॉल्स है, मतलब 10 बॉल्स तो है ब्लू में, 10 बॉल्स है रेड में, यह सारी आपस में मिल चुकी है एक बॉक्स के अंदर, ओके। अब मैंने आपको यह कह दिया कि आप है ना आंख बंद करो और आंख बंद करके इसमें से एक बॉल निकालो और वो जो बॉल है ना वो ब्लू ही होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसका जो चांस है वो क्या है, इसका जो चांस है वो हाफ है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि हो भी सकता है कि ब्लू आए और हम यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ब्लू ना भी आए। मतलब समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी है कि अब आप कैसे आंखें बंद करके कह सकते हो कि जो बॉल आप निकालने वाले हो वो ब्लू ही होगी। तो ऐसे में आप यह समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं हमने इन सभी चीजों को एक साथ रख दिया है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें इन बॉल्स को फिर से सेपरेट करना होगा। तो हमने क्या किया, 10 बॉल्स, जो 10 ब्लू बॉल्स थी उन्हें अलग रख लिया, ओके, उन्हें एक अलग बॉक्स में रख लिया, और 10 जो है ना हमने रेड बॉल्स को अलग बॉक्स में रख लिया। अब मैं आपको यह कहता हूं कि अब आप आंख बंद करिए और ब्लू वाला जो आपको बॉक्स है जिसमें हमें ब्लू बॉल्स देखने को मिल रही है उसमें से एक बॉल निकाल लीजिए और बताइए क्या ये ब्लू ही होगी? तो बच्चों वो ब्लू ही तो होगी। क्यों ब्लू होगी? क्योंकि बॉक्स के वजह से हमने क्या कर दिया है, उसको सेपरेट कर दिया है। ठीक इसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे स्टेट को और हमारे रिलीजन को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है वह आपस में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? तो हम देखते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट को पावर कहां से मिलती है, लोगों से मिलती है। लोग मतलब सोसाइटी से मिलती है। स्टेट को पावर कहां से मिलती है प्यारे बच्चों? तो उनको पावर मिलती है सोसाइटी से, ओके। अब यह जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजन को तो फॉलो कर रही होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि जब तक सोसाइटी के अंदर रिलीजन है तब तक स्टेट और रिलीजन को आगे ही एक साथ बढ़ना होगा। तो अब बात आती है कि आखिर एक साथ बढ़ने का तो जो ये मोटिव है यह तो फुलफिल किया ही जाए, पर साथ ही साथ कहीं ये जो स्टेट है वो पूरी तरीके से किसी एक रिलीजन को फेवर ना कर पाए, इसके लिए ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा जो स्टेट है और हमारा जो रिलीजन है वह दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो स्टेट है वो कभी भी रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और जो रिलीजन है वो कभी भी स्टेट पावर्स का यूज करके स्टेट मैटर्स के अंदर या फिर किसी और कम्युनिटी को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यह जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है वह हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपके फर्दर क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।